हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश और आज हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे माउंट के चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम के पूर्ण डिटेल से एनालिसिस करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो देखते हैं क्या कि भारत शासन अधिनियम 1919 माउंट के चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें क्या था कि माउंट के चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है माउंट के चेम्सफोर्ड अधिनियम? तो इसमें क्या है कि माउंट के कौन थे उस समय? भारत सचिव। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1909 में कि भारत सचिव कौन थे उसमें थे लॉर्ड मार्ले। और यहाँ पे चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय वायसराय है चेम्सफोर्ड। और भारत शासन अधिनियम 1919 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। उस 9 में तो लॉर्ड मिंटो थे, 19 में चेम्सफोर्ड है। अगर हम पिछला वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1909 ने देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में, वहाँ से जरूर देख लें। चलो इसमें क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1919 माउंट चेम्सफोर्ड अधिनियम है, वो मई 1919 में ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। जो मई 1919 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 को, और दिसंबर 1919 में ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिल गई इसको। ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति इसको मिल गई। फिर क्या हुआ? स्वीकृति मिल गई। फिर 8 जुलाई 1920 को इसका प्रकाशन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 का 8 जुलाई 1920 को। फिर 1 जनवरी 1921 को ये लागू हो गया। भारत शासन अधिनियम माउंट के चेम्सफोर्ड अधिनियम 1 जनवरी 1921 को लागू हुआ। 8 जुलाई 1920 का इसका प्रकाशन हुआ। दिसंबर 1919 में ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति हुई और मई 1919 में इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप जरूर देखें, एग्जाम के दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि 135 धाराएं थी। भारत शासन अधिनियम 1919 में 135 धाराएं थी और 4 अनुसूची थी। 4 अनुसूची थी। और जब ये अधिनियम पेश हुआ तो ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री थे डेविड जॉर्ज। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड जॉर्ज। इसके बारे में हम समझ बनाने की कोशिश करें। चलो तो इसकी बात करते हैं, इसकी उद्देशिका की। इस अधिनियम की उद्देशिका क्या थी? उद्देशिका इसमें क्या थी कि 20 अगस्त 1917 को जो घोषणा हुई थी उसमें घोषित नीति को ही इसमें स्वीकार कर लिया गया था। कौन सी घोषणा को? 20 अगस्त 1917 की घोषणा। 20 अगस्त 1917 की जो घोषणा हुई थी उसमें जो घोषित नीति थी उसी को इसमें स्वीकार कर लिया गया। इसमें फर्स्ट क्या था? प्रांतीय सरकारों में नियंत्रण स्थापित करना। प्रांतीय सरकारों में नियंत्रण स्थापित करना था। दूसरा पॉइंट था इसमें प्रांतीय सरकारों को स्वायत्ता प्रदान करना। दूसरा पॉइंट था अपना प्रांतीय सरकारों को स्वायत्ता प्रदान करना। थर्ड पॉइंट इसमें क्या था कि केंद्रीय विधायिका का इसमें विस्तार किया गया। केंद्रीय विधायिका का इसमें विस्तार किया गया। ये जो 4 सिद्धांत है वो इस 1917 की घोषणा से लिया गया। कौन सा था? केंद्रीय विधायिका का विस्तार, और चौथा था संसद तथा भारत सचिव। संसद तथा भारत सचिव पर के प्रांतों पर जो उपरोक्त आधार पर, इस आधार पर जो उसके नियंत्रण को शिथिल करना था। क्या था? नियंत्रण शिथिल करना। ये 2 पॉइंट भी आप लिख लें। सेकंड पॉइंट था इसमें प्रांतीय सरकार को स्वायत्ता प्रदान करना था, और इसमें था कि स्थानीय सरकारों को इसमें नियंत्रण स्थापित करना था। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम को पारित करने के क्या कारण रहे, कौन कौन से वो मूल कारण रहे जिसके तहत इस अधिनियम को पारित करना पड़ा। उस कारणों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलो देखो कारणों में क्या था।
अगर इसके कारणों की बात करें हम, तो क्या क्या कारण रहे, तो फर्स्ट कारण था मुसलमानों में असंतोष। मुसलमानों में असंतोष क्यों था? क्योंकि एक तो बंगाल विभाजन निरस्तीकरण हुआ था। बंगाल विभाजन निरस्तीकरण फर्स्ट तो ये था। दूसरे की बात करें तो इटली और तुर्की का जब युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के तहत, तब ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की सम्राट की सहायता न करना था, और ये भी इसका मुसलमानों में असंतोष का एक कारण था। दूसरे की बात करें तो कांग्रेस मुस्लिम एकता, कांग्रेस मुस्लिम एकता 1913 में सर इब्राहिम रहमतुल्लाह के सभापति में, सर इब्राहिम रहमतुल्लाह 1913 के सभापतित्व में लखनऊ में एक इस मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। इसके तहत इसमें 4 सिद्धांतों को लिया गया, 4 सिद्धांत अपने गए। कौन कौन से? राष्ट्रीय एकता, देखो एक तो था राष्ट्रीय एकता, सेकंड था वैधानिक उपायों द्वारा समर्थन, और थर्ड था आपका मुसलमानों के हितों एवं संरक्षण की रक्षा करना। हितों की बात है राजनीतिक हितों में अधिकारों की रक्षा करना। मुसलमानों के हितों में राजनीतिक हितों की रक्षा करना, वैधानिक उपाय समर्थन था, और राष्ट्रीय एकता था। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें था समझौता। कौन सा? कांग्रेस मुस्लिम कांग्रेस समझौता, मुस्लिम कांग्रेस समझौता 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके तहत जब भारत शासन अधिनियम 1909 के अंदर जो सांप्रदायिक प्रणाली के तहत पृथक निर्वाचन पद्धति जो मुसलमानों को अलग से निर्वाचन का महत्व या प्रदान करती थी अधिकार, उसको कांग्रेस द्वारा क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। और फलस्वरूप इसके तहत मुसलमानों ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी को सुनिश्चित किया। चलो चौथा पॉइंट है इसमें इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी। चौथा पॉइंट कौन था? इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी। इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 के अंदर। इसमें क्या था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के तहत क्रांतिकारी आंदोलन को जारी रखा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के तहत 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी। अगला कारण क्या रहा? अगला कारण रहा आपका अमेरिका में गदर पार्टी। अमेरिका में गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में लाला हरदयाल ने। और इन्होंने क्या किया?
सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को के माध्यम से इसे हिंदुस्तान, एक तो हिंदुस्तान, दूसरी गदर साप्ताहिक पत्रिका, हिंदुस्तान और गदर साप्ताहिक पत्रिका के द्वारा क्रांतिकारी संगठन को, आंदोलन को समर्थन किया। सैन फ्रांसिस्को के हिंदुस्तान और गदर साप्ताहिक पत्रिका से लाला हरदयाल 1913 के अंदर। अब अगला देखो, छठा पॉइंट क्या रहा, कामागामाटारू घटना, कामागाटामारू घटना, एक भी एक इम्पोर्टेंट कारण रहा। कामागाटामारू घटना थी आपकी 1914 के अंदर, 1914, बाबा गुरजीत सिंह। इसमें क्या हुआ कि बाबा गुरजीत सिंह है वो कलकत्ता से कामागामाटारू जहाज लेके, बाबा गुरजीत सिंह जहाज लेकर कनाडा के लिए प्रस्थान हुए यात्रियों को लेकर, लेकिन वहां पे कनाडा सरकार ने क्या किया, उसको इजाजत नहीं दी। फिर वापिस बाबा गुरजीत सिंह अपने जहाज को लेकर कलकत्ता बंदरगाह पे आए, तो उसके सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उस पर सशस्त्र हमला किया था, सशस्त्र हमला 1914, डेट याद रखें, और बाबा गुरजीत सिंह। नेक्स्ट है होम रूल सोसाइटी, होम रूल आंदोलन, भारत में होम रूल आंदोलन, भारत में होम रूल आंदोलन, इसके नेतृत्व करते थे बाल गंगाधर तिलक। नेतृत्वकर्ता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, अप्रैल 1916, ये क्या हुआ था, अप्रैल 1916, डेट लिख ले, 1916, अप्रैल 1916 में पूना में किया था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, पूना में किया था तिलक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन हुआ था। और अगर बात करें हम सितंबर 1916, तो मद्रास में होम रूल आंदोलन हुआ था एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अप्रैल 1916 की बात करें तो पूना के अंदर हुआ था तिलक के नेतृत्व में, और सितंबर 1916 के मद्रास में हुआ था एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अब देखो क्या हुआ था कि एनी बेसेंट है जो वो कांग्रेस के 1917 का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी, कि अध्यक्षता किसने की, एनी बेसेंट ने की, एनी बेसेंट ने। ये कांग्रेस अध्यक्ष की महिला अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, वो एनी बेसेंट थी। वो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अब देखो इसमें क्या है कि एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका, और तिलक ने केसरी और मराठा, पत्रिका के द्वारा, इनकी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स थी, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और केसरी और मराठा। आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखें। अगला एक था आपका 8 पॉइंट, वो कौन सा था, 20 अगस्त 1917 की घोषणा, 20 अगस्त 1917 की घोषणा। ये भी एक इम्पोर्टेंट, इसका भी रोल है, जो आपने पहले पढ़ी थी उस उद्देश्य के अंदर। इसमें क्या कहा था, उसमें क्या कहा था, भारत सचिव ने इसमें घोषणा की थी माउंटगे ने 20 अगस्त 1917 को। अब इसमें हम पढ़ेंगे भारत की विशेषता, भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं क्या की थी, और द्वैध शासन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में। चलो, इस अधिनियम की विशेषता की बात की जाए तो अधिनियम की विशेषता है कि इसमें विषयों का विभाजन किया गया। क्या क्या गया, विषयों का विभाजन,
केंद्रीय सूची और राज्य सूची। विषयों का विभाजन किया गया केंद्रीय सूची और राज्य सूची में। केंद्रीय सूची और राज्य सूची में विषयों का विभाजन किया गया और इसमें द्वैध शासन सेकंड था। द्वैध शासन द्वैध शासन को प्रांतों में फिर दो भागों में बांटा गया। द्वैध शासन का ढांचा था कि प्रांतीय विषय में दो भागों में बांट दिया गया, एक तो स्थानांतरित और दूसरा आरक्षित था। स्थानांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था और आरक्षित विषय पर किसका होता था? गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सहायता से शासन करना होता था। अब देखो इस प्रांतीय शासन के ढांचे को हम देखते हैं। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, स्थानांतरित और आरक्षित विषय। स्थानांतरित में राजस्व था, आपका प्रशासन था, सिंचाई, पुलिस, मत्स्य सेक्टर, सभापति एवं गवर्नर के थे और ये अनुत्तरदायी था। इसके प्रति क्या था? सभापति और गवर्नर के प्रति अनुत्तरदायी था। और स्थानांतरित विषय क्या था? न्याय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, कृषि, शिक्षा, लोक निर्माण आदि विषय क्या थे? स्थानांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। और ये प्रांतीय विधान परिषद के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे। ये तो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे और ये सभापति एवं गवर्नर के प्रति अनुत्तरदायी थे। इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं था। और इसमें ये विषय आते थे और इसमें जो ये विषय है कृषि, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, लोक निर्माण, इसमें ये आते थे। देखो इसमें क्या था? इसमें विषय को विभाजन कर दिया गया अधिनियम इस विशेषता के अंतर्गत और इसमें द्वैध शासन की भी प्रवृत्ति ला दी गई। और इसमें क्या किया गया? फिर एक विशेषता ये भी थी कि कमांडर ऑफ चीफ को छोड़कर वायसराय कार्य परिषद में कमांडर ऑफ चीफ को छोड़कर 6 सदस्यों में से 3 सदस्य को भारतीय होना था। 3 सदस्यों में क्या था? भारतीय होना था। किस में से? कमांडर ऑफ चीफ को छोड़कर वायसराय की कार्यकारी परिषद में से कमांडर ऑफ चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। और भी विशेषता ये थी कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जैसे सिखों, यूरोपियन, अंग्ल भारतीयों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत अलग प्रतिनिधित्व देकर इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या कर दिया गया? विस्तार किया गया। और इसमें 1926 में लोक सेवा आयोग 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत सिविल सेवकों की भर्ती केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाने लगी। 1926 में लोक सेवा आयोग की गठन किया गया। और लंदन में उच्चायुक्त का सृजन किया गया। लंदन में उच्चायुक्त का सृजन किया गया। अब तक जो कार्य भारत सचिव के तहत थे, जो कर रहा था, वो अब किसको संपर्क प्रेषित कर दिए गए? उच्चायुक्त को। अब वो काम कौन करेगा? लंदन में जो उच्चायुक्त का सृजन किया गया वो भारत सचिव के जो इतने दिन अब तक जो कार्य किए जा रहे थे वो उच्चायुक्त के तहत किए जाएंगे। चलो तो हम इसका भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान और उसकी आलोचना के बारे में हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे। तो देखो फ्रेंड, हम आ गए हैं इस पीडीएफ पे। तो इसमें पढ़ेंगे हम। देखो क्या है कि केंद्र में द्वीप सदनात्मक विधायिका की स्थापना। हम भारत शासन अधिनियम 1919 के जो प्रावधान की बात कर रहे थे उसमें फर्स्ट है केंद्र में द्वीप सदनात्मक विधायिका की स्थापना। केंद्र में कहते हैं द्वीप सदनात्मक विधायिका की स्थापना। इसमें राज्य परिषद या विधान परिषद में 60 सीटों का प्रावधान किया गया। राज्य परिषद और राज्यसभा में 60 सीटों का प्रावधान किया गया। इसमें फर्स्ट थे मनोनीत 26 सीटों के साथ 26 सीटों का प्रावधान किया गया। मनोनीत में 26 सीटें होती थी और निर्वाचित में होती थी 34 सीटें। निर्वाचित में कितनी? 34 सीटें होती थी। अब निर्वाचित को 4 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से में? देखो फर्स्ट साधारण 20 सीटों का प्रावधान किया गया इसमें। दूसरा था मुस्लिम, 10 सीटों का प्रावधान था इसमें मुसलमानों के लिए। यूरोपियन के लिए 3 सीटों का प्रावधान किया गया और सिखों के लिए 1 सीट का प्रावधान किया गया। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड है केंद्रीय विधानसभा में 143 सीटों का प्रावधान किया गया। 143 सीटों का प्रावधान किया गया। फर्स्ट थी मनोनीत, 40 सीटों का प्रावधान किया गया। जो मनोनीत सदस्य होते थे वो 40 सदस्य होते थे। उसमें मनोनीत में कौन कौन से थे? शासकीयों की 26 सीटों का प्रावधान था और गैर शासकीयों का 14 सीटों का प्रावधान था। और निर्वाचक मंडल की बात करें तो 103 सीटों का प्रावधान किया गया निर्वाचक मंडल में, जिसमें साधारण में तो 51 सीटों का प्रावधान था। साधारण में तो 51 सीटों का प्रावधान किया गया। और बी अगर बात करें दूसरे की, साधारण था 51 सीटों का और सांप्रदायिक था 32 सीटों का। अब सांप्रदायिक कौन कौन से थे?
मुस्लिम तो 30 सीटों का प्रावधान था और सिखों के लिए कितने का सीटें का 2 सीटों का, सिख 2 और मुस्लिम 30, 32 सीटों का क्या हो गया सांप्रदायिक में इसका प्रावधान हो गया। अगर विशेष की बात करें तो विशेष 20 सीटों का प्रावधान था जिसमें यूरोपियन, जमींदार और वाणिज्यिक टोटल 20 सीटें। कौन कौन सी? यूरोपियन को 9 सीटें थी, जमींदारों को 7 सीटों का प्रावधान था और वाणिज्य की 4 सीटों का प्रावधान था। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें देखो भारत शासन अधिनियम 1919 की आलोचनाएं। अब इसमें आलोचनाएं क्या क्या रही, क्या क्या इसमें फैक्ट थे, क्या क्या प्रावधान, उसके बारे में डिटेल से चलो देखते हैं। प्रांतीय वर्ग के विषयों की आरक्षिता अपराधी वर्गों में विभाजन कृत्रिम अव्यवहारिक था। जब हमने पढ़ा था कि द्वैध शासन को 2 भागों में डिवाइड किया प्रांतों में, एक तो कृत्रिम एक स्थानांतरित, उसी की बात है। तो ये क्या था? कृत्रिम था और अव्यवहारिक था, व्यवहारिकता इसमें नहीं थी। सेकंड है गवर्नर तथा उसके नामजद मंत्री अधिक शक्तिशाली थे। इसमें क्या था? जो गवर्नर था और उसके जो मंत्री थे वो अधिक शक्तिशाली थे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, विधान परिषद की विशिष्ट संरचना वास्तविक मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी की कल्पना मात्र थी। अब इस विधान परिषद की विशिष्ट संरचना कर दी गई जिसके तहत जो वास्तविक मंत्रिमंडल था उसकी जिम्मेदारी सिर्फ कल्पना मात्र रह गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चुनाव प्रणाली दोषपूर्ण थी। चुनाव प्रणाली क्या थी? दोषपूर्ण थी, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक जो चुनाव प्रणाली थी प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की, उसका क्या कर दिया गया? इसमें सांप्रदायिक वो क्या कर दिया? वृद्धि कर दी गई, जिसे सांप्रदायिक एकता के विघटन में वृद्धि हो गई। सांप्रदायिक एकता उसमें घटती गई या विघटन में टूटती गई, वो एकता नहीं रही। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखो, कार्यपालिका के अधिकारी स्वेच्छा से भारतीयों को वो सुविधाएं प्रदान नहीं करना चाहते थे जो उन्हें वास्तव में 1919 अधिनियम में प्रदान की गई। अब जो कार्यपालिका के अधिकारी थे, कार्यपालिका के वो स्वेच्छा से अपने मन से वो भारतीयों को सुविधाएं प्रदान करना नहीं चाहते थे। जो सुविधाएं क्या थी? भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रदान की गई थी भारतीयों को, वो उसके कार्यपालिका के अधिकारी वो नहीं देना चाहते थे। ये भी एक इसकी कमी थी। और क्या थी? मंत्रियों को अपने विभागों पर पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। मंत्रियों को अपने विभागों पर पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब मंत्रियों को विभागों पर पूर्ण अधिकार तो प्रदान कर दिया, मगर वित्तीय समस्या आएगी। क्या आएगी? वित्तीय समस्या आएगी, जिसके तहत वह अपनी नीतियों को लागू करने में समर्थ नहीं थे। क्या नहीं थे? वो समर्थ नहीं रहे, क्योंकि वित्तीय समस्या आएगी, इसलिए वो लागू कैसे कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा 1926 और 1945 याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 1926 और 1945 की विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा के जो निर्वाचन हुए, तो चुनाव हुए, उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। जो 1926 और 1945 के जो निर्वाचन या चुनाव हुए, वो किस अधिनियम के तहत हुए? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। अब देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, 1937 के जो निर्वाचन हुए, भारत के चुनाव हुए, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है। इसको आप समझ बनाने की जरूर कोशिश करें। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप जरूर देखें। चलो नेक्स्ट है, बात करते हैं महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इसमें क्या किया गया? महिलाओं को मताधिकार दिया गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, बजट के संबंध में कुल खर्च के केवल 1/3 भाग पर ही सदस्य मतदान कर सकते थे। इसमें यह भी एक था कि जो बजट था उसके कुल खर्च केवल 1/3 भाग पर ही सदस्य क्या कर सकते थे? मतदान कर सकते थे। अब कमेंट्स की बात करें कि इस पर क्या क्या कमेंट्स होंगे किए गए अलग अलग द्वारा, वो हम देखते हैं। लोकमान्य तिलक ने क्या कहा कि इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। बिना सूरज का सवेरा, जो एक भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसे लोकमान्य तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम कहा कि इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन गांठ बांध दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि इस अधिनियम जनता के लिए क्या कर दिया? नवीन गांठ बांध दिए हैं। और थर्ड में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कहा कि इससे ये जो अधिनियम है असंतोषप्रद व निराशाजनक है। क्या है? असंतोषप्रद व निराशाजनक है। अब देखो, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। हम इस पॉलिटी के इस बैच को कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करेंगे, जिससे आप जुड़ने के लिए जरूर जुड़े, जरूर वीडियो को एंजॉय करें, जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।